हाँ जी बच्चों, क्या पढ़ रहे थे कल? हाँ कुछ तो क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे मैम डायग्राम किसका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हाँ जी ये पूरा पढ़ लिया था, बना लिया था। अब दिखाओ जरा तुमने बनाया कैसा था, दिखाओ जरा तुम्हारा बेहतरीन देखूं डायग्राम, क्योंकि फिर तुम। ठीक है ठीक है। हाँ जी, कौन सी लंग पिच की हुई होती है? कौन सी लंग है हमारी, राइट की लेफ्ट जो अंदर की तरफ होती है? ऐसे की, कौन सा लेफ्ट है? ये देखो इसने तो फ्यूज ही कर दिए हैं, इसका तो भाई का कुछ नहीं बना हुआ। हाँ जी, भी भोर का ही तो डायग्राम मुझे देखना था। है कहाँ है? कौन? ये कहाँ ले गया था? तेरे घर में रहता है? इतना भी अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन। हाँ जी, इसने देव ने तो आधी लंगी काट दी। सोना देखो तो। हाँ बनाया था डायग्राम सबने? हाँ जी, नहीं बनाया था? क्यों क्यों नहीं बनाया था? क्यों नहीं बनाया भाई? बना लेते, क्यों नहीं बना रहे हो? बना लिया करो उसको पहले ही। चलो देख लो एक बार यहाँ पे देख लो, क्योंकि कल हम बना चुके हैं, हम दोबारा बनाने का कोई फायदा नहीं, बस सुन लो क्या है। देखो हाँ जी, नाक के छेद को क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद हवा कहाँ जाएगी? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के कहाँ जाएगी? फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसी जगह है मैम जहां पर फूड और एयर जो है वो दोनों होते हैं, है ना? फूड और एयर जो है दोनों यहीं से होकर गुजरते हैं। उसके बाद ये क्या है? लेरिंग्स क्या है बच्चों? वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स के बाद तुम्हें पता है कि मैम आएगा क्या? विंड पाइप। विंड पाइप का क्या नाम है? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया पे एक चीज थी जो हम कल नहीं कर पाए थे, आज कर लेते हैं। यहां पर बहुत सारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, इस तरीके से कार्टिलेज के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। कार्टिलेज क्या पढ़ा था 9th क्लास में? हाँ जी, कार्टिलेज बताओ जरा तो कोई। कुछ भी। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज कहां पढ़ा था? जल्दी बताओ कहां पढ़ा था कार्टिलेज? 9th क्लास पढ़ी थी ना? 9th क्लास पढ़ी थी ना? जल्दी बताओ फिर इसी बात पे। हाँ साइंस में ऑफ कोर्स पढ़ा था। पढ़ा क्या था? कितने टाइप की टिश्यू पढ़ी थी? प्रणव क्या हो रहा है? कितने टाइप की टिश्यूज पढ़ी थी? कौन कौन सी? 4 टाइप की पढ़ी थी। मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू, है ना? ये कौन से टाइप की टिश्यू में था? कनेक्टिव था, बोन वोन के साथ पढ़ा था। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। क्या काम था इसका? फ्लेक्सिबल था, अगर याद हो मैम। यहां पर ईयर्स में ये नोज की जो टिप है, ये सब क्या था? ये सब कार्टिलेज था। अब कार्टिलेज बहुत अलग अलग टाइप का होता है, कार्टिलेज के डिस्कशन में अंदर नहीं जा रहे, बट ये याद रखना है कि यहां पर मैम इस तरीके की सी शेप की रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स है इसके ऊपर, कैसे? आधी सी। ये विंड पाइप है, पीछे से कंप्लीट नहीं है ऐसे, तो ये ध्यान रखना है। इस पे सवाल आता है कि ये होती क्यों है, अभी पढ़ रहे हैं इसको बाद में, पहले स्ट्रक्चर देख लो एक बार। फिर तुम्हें पता है ये ट्रैकिया मैम आगे चलकर 2 किसमें डिवाइड हुआ था? ब्रोंकस में। देखो यहां पर वर्ड समझ लो पहले, ब्रोंकाई और ब्रोंकस 2 वर्ड हैं। ब्रोंकाई क्या होती है? प्लूरल है। और ब्रोंकस क्या है? सिंगुलर है। इसका मतलब 2 ब्रोंकस में टूटती है। ये ट्रैकिया जो है आगे चल के लंग्स में जब एंटर करेगी तो लंग में ये एज अ ट्रैकिया एंटर नहीं करती है। क्या चीज है बच्चों? ब्रोंकस। अब कल अगर डायग्राम में तुमने ध्यान दिया हो, मैंने इसको क्या लिखा था? कौन सी लंग लिखा था? राइट। और इसको क्या लिखा था? लेफ्ट। क्यों क्यों लिखा था? तुम्हारे हिसाब से ये लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए? देखो अब जितने भी इस चैप्टर में डायग्राम्स बनाएंगे ना, बायोलॉजी में, हार्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ, लंग्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, तुम अपने सामने वाले का डायग्राम बना रहे हो, ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है? क्योंकि लेबलिंग के लिए भी आता है ना, तो गलत नहीं करना कि नहीं मैं तो इसे लेफ्ट ही लिखूंगा। जब भी कोई ऐसा डायग्राम आएगा तुम्हें लेबलिंग के लिए, तो तुम्हें याद रखना है कि तुम मेरा बना रहे हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मेरा कौन सी साइड है? ये राइट। तो ये राइट साइड है ऑलवेज डायग्राम की, ठीक है? तुम्हें ये याद रखना है, तुम अपने सामने वाले का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो यहां पर, तो ये हमेशा कौन सी साइड होगी? राइट। अभी हार्ट भी बनाएंगे, हार्ट की कौन सी साइड है? राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो याद रखना है, अब जितने भी डायग्राम्स बनेंगे ये सब में राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का डायग्राम बना रहे हैं, अपना नहीं बना रहे, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हाँ जी, फिर क्या हुआ था मैम? ट्रैकिया, ट्रैकिया का डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ी होती है।
फिर बने उससे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई थोड़ी सी पतली होती है, फिर उससे कौन सी ट्यूब्स बनी थी छोटी छोटी, ब्रोंक्यूल्स, जिसमें भी आई ऑल्स लग जाएगा। क्या मतलब है मैम, उसका डायमीटर और छोटा हो गया, बस डायमीटर से लेना देना है, बाकी ट्यूब्स तो वैसी ही हैं, सेम कॉम्पोजिशन भी वही है, सब कुछ कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। अब ब्रोंकस के बाद क्या पढ़ा था मैम, ब्रोंकस के बाद पढ़े थे इस तरीके के स्ट्रक्चर। अब ये पूरे, इसमें बहुत सारे मैम छोटे 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 गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर है। एक गुब्बारे को बोल रहे हैं एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई क्या है, बेसिकली एल्वियोलाई भी बच्चों एक प्लूरल वर्ड है यहां पर, इसका सिंगुलर क्या होता है, एल्वियोलस। एल्वियोलस क्या है, सिंगुलर है। और इस पूरे गुच्छे को क्या बोलते हैं, हाँ जी, इस पूरे के पूरे गुच्छे को एल्वियोलाई के बोलते हैं एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक बिल्कुल अंगूर के गुच्छे जैसा होता ही है, बिल्कुल सेम टू सूम हूबहू, ठीक है। ध्यान से सुनो, तो तुम्हें ये पूरा डायग्राम वेल लेबल्ड बनाना ना चाहिए बिना देखे। कई बार ऐसा होता है लेबलिंग के लिए आता है, तो भाई लेबलिंग भी आनी चाहिए। सारे डायग्राम्स ड्रॉ तो करने आने चाहिए, लेबलिंग भी आनी चाहिए। कई बार क्या होता है वो ABCD लिख देता है किसी भी डायग्राम के ऊपर और तुम्हें बोलता है इनके फंक्शंस बता दो, तो फिर रोगे तो है नहीं वहां, क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, फंक्शंस भी लिखोगे, तो सब पता होना चाहिए। हाँ जी, सो ये डायग्राम सबका कंप्लीट हो गया था। अब कल एक चीज बताई थी तुम्हें कि भैया जो तुम्हारी ये वाली लंग थी, कौन सी लंग, एक सेकंड पहले इसको भी ठीक कर लूं। हु हाँ जी, कौन सी लंग है जो अंदर को पिचकी हुई है, लेफ्ट। सो लेफ्ट लंग जो अंदर को पिचकी हुई है ना, उसको क्या बोल रहे हैं, जो पिचका हुआ पोर्शन है, कार्डियक नॉच, लिखवाया था कल, ठीक है। अब देखो इसको तो ड्रामे नहीं खत्म हो रहे, छोड़ो, ठीक है। सो यहां पर मेंशन कर लो कि ये जो पिचकी हुई है ना, जो लेफ्ट वाली लंग है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कार्डियक नॉच। और कार्डियक नॉच क्यों बनती है बच्चों, मैम कार्डियक नॉच बनती ही इसलिए क्योंकि जो हार्ट है वो यहां को इस तरीके से टेढ़ा सा पड़ा हुआ है, वो लेफ्ट लंग के अंदर थोड़ा सा घुसा हुआ है। और उस जगह को क्या बोल रहे हैं, हाँ जी, हार्ट कहां प्रेजेंट है, कौन सी कैविटी है ये बॉडी की, ये तो पता होगा। चलो ध्यान से सुन लो अगर नहीं पता तो, क्योंकि बार बार ये वर्ड्स आएंगे। देखो ये तुम्हारी गर्दन और ये तुम्हारी बॉडी और ये तुम्हारे सुशील सुंदर पैर, यहां तुम्हारा खोपड़ा। ध्यान से सुन लो, ये जो बॉडी है ना यहां से यहां तक की, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन से दो पार्ट है, इस वाले को पार्ट को बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या पढ़े हुए हैं इसमें तुम्हारे, थोरैसिक कैविटी में क्या पढ़ा है, लंग्स, हार्ट भी यहीं पड़ा हुआ है। सो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा हार्ट कहां पड़ा हुआ है, दो लंग्स के बीच में एक जगह है यहां पर, उस जगह का नाम है मीडियस्टेनम। नाम चाहे मत याद करना, लेकिन यह पता होना चाहिए कि मैम दो लंग्स के बीच में थोरैसिक कैविटी की जगह में हार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हार्ट पढ़ेंगे फिर से काम आएगा। सो लंग्स कहां पड़े हैं बच्चों, लंग्स पड़े हैं थोरैसिक कैविटी में। ये नीचे वाला जो खाली ड्रम है ये क्या है, ये है एब्डोमिनल कैविटी। एक साथ अभी पढ़ा देती हूं, कहीं पे डायग्राम बना लो, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर बार बार एक चीज आएगी, पेल्विस रीजन। ये वाला है पेल्विस रीजन, जहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। इस डायग्राम को बना लो एक बार जल्दी। हमारी जो ये बॉडी है अंदर से खाली ढोल है, अंदर से खाली है ये, तभी तो इसमें ऑर्गन्स फिट कर रखे हैं कहीं कहीं, है ना। तो जहां पर लंग्स फिट है, जहां पर लंग्स फिट है उसको क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी। जहां पर ये सब पड़ा हुआ है, पेट पूट स्मॉल इंटेस्टाइन स्प्लीन वगैरह, वो कौन सी कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी। और जहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कौन सी कैविटी है, पेल्विस रीजन या फिर पेल्विस कैविटी। इसको बना लो कहीं पर, क्योंकि बार बार टर्म्स आएंगी फिर दिक्कत होगी। तो हार्ट कहां पड़ा हुआ है, हाँ जी, हार्ट इज प्रेजेंट इन कहां कहां, थोरैसिक कैविटी, थ्योरी नहीं, बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में हार्ट पड़ा हुआ है, दोनों लंग्स के बीच में, और उस जगह का नाम है मीडियस्टेनम। ये तो याद करोगे कर लेना, ये तो तुमसे कोई नहीं पूछ रहा।
बस ये याद रखना कि हार्ट हल्का सा लेफ्ट लंग में घुसा हुआ है, और जो घुसा हुआ है वो लेफ्ट लंग जो है वो हल्की सी बेचारी किस्मत की सताई हुई है, उसको जगह देनी पड़ेगी ना। तो इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, इस टेढ़ेपन को। ठीक है, लेफ्ट लंग जो है हल्की सी घुसी हुई अंदर, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, और यही है मीडियास्टेनम जहां पर हार्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी दिल का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। जो तुम सोचते हो वैसा दिल नहीं होता, ठीक है, तुम अपना अलग ही सोचते रहते हो बैठे हुए। आओ इधर, हैं डन। बस इनसे जब भी पूछो नो मैम। क्या हुआ आरुष, कुछ तो है, चलो जल्दी करो फटाफट, अब लिखो इसके बारे में। तो इतना क्लियर है। एक बार ये भी देख लेते हैं हवा किस रास्ते से होकर गुजरती है, उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं एक बार। तो भैया तुम्हारी बॉडी अंदर से खाली ढोल की तरह है, खाली ड्रम है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, जहां पर लंग्स पड़ा हुआ है, जहां पर हार्ट पड़ा हुआ है, दोनों लंग्स के बीच में। और नीचे वाले पोर्शन को जहां सारे के सारे इंटेस्टिनल ऑर्गन्स हैं, जहां पर सारे सारे डाइजेशन के ऑर्गन्स हैं, वो है तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी में सबसे नीचे वाला पार्ट है पेल्विस रीजन, जहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मिलेंगे। ठीक है, देखेंगे फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी में होता है, लेकिन मेल का एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी होता है, एब्डोमेन के बाहर निकल जाता है। हाँ जी इधर आओ, ये बनाओ कि हवा का रास्ता क्या है बॉडी में एल्वियोलाई तक पहुंचने का। सिंगुलर बोले तो एल्वियोलस, ये सिंगुलर है। कैसे पहुंचती है, नाक से घुसती है मैम। नाक के छेद को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। कितने हैं, 1 2 या 3 4? देखना चाह रही थी, कभी किसी के ज्यादा भी होंगे, क्योंकि भारद्वाज बोल रहा था ना कल, क्या कह रहा था ये, मेरा तो नाक नीचे है मुंह ऊपर है, कुछ ऐसा तुमने नहीं कहा था। अच्छा आओ, नॉस्ट्रिल से हवा कहां जाएगी बच्चों, नेजल पैसेज, वहां से जाएगी फेरिंग्स, उसके बाद जाएगी लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, और फाइनली एल्वियोलाई। ये एल्वियोलर डक्ट है। और इसके बाद यहां पर लगे हुए गुब्बारे सारे। हाँ जी, गुब्बारों का क्या नाम है, एक गुब्बारे का नाम एल्वियोलस है, और पूरे इस बंच को मैम बोलते हैं एल्वियोलर सैक या एल्वियोलस, एल्वियोलर सैक। और इस ये मिलकर बनता है बहुत सारी एल्वियोलाई से। तो ये पता होना चाहिए हवा का रास्ता क्या है। कई बार फ्लो चार्ट दे देते हैं, फ्लो चार्ट में कहीं गैप छोड़ देंगे और पूछेंगे ये बताओ क्या इसका फंक्शन बताओ, कुछ कुछ गैप दे देंगे बीच में। ठीक है, जैसे वो आता है जो तुम्हारे स्टमक की तीनों सिक्रीशंस है ना, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस, उसका क्वेश्चन आता है फ्लो चार्ट की फॉर्म में। कहीं कहीं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे, कुछ कुछ छोड़ देंगे, खुद करो। तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं, ये पूरा रास्ता दे देंगे तुम्हें कि ऐसे ऐसे हवा जा रही है बाहर से अंदर एल्वियोलाई तक, और फंक्शंस मिस कर देंगे, कहीं पे कोई चीज पार्ट मिस कर देंगे। तो ये पूरा पता होना चाहिए। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, वहां से मैम फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया के बाद जब लंग्स में एयर घुसती है, हाँ जी कौन लेके जा रहा है एयर को लंग्स में, कौन सा पार्ट है वो, ट्रैकिया। कौन जा रहा है जल्दी बताओ, लंग्स में कौन घुस रहा है, कौन सी ट्यूब्स हैं जो लंग्स के अंदर घुस रही हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जा रही है लंग्स के अंदर, ट्रैकिया नहीं जा रहा है। पता चला ट्रैकिया घुसा दिया, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तो यहां पर ध्यान से देख लो कौन कहां जा रहा है। ये ट्रैकिया इतना है, ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है, क्या बोल रहे हैं उन पार्ट्स को, ब्रोंकाई, और फर्दर और छोटी छोटी ब्रांचेस को क्या बोल रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो ये सब पता होना चाहिए। और फाइनली बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एल्वियोलाई, उनमें फिर एयर जाती है, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस यही होगा। अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, जल्दी बना लो फटाफट। अब एक एक दो दो लाइनें लिख लो, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे तुम्हें पता है नाक से एयर अंदर जा रही है नॉस्ट्रिल से। हाँ जी, नेजल पैसेज में क्या क्या चीजें होती हैं तुम्हारे, देखा है कभी नेजल पैसेज, हाथ डाला होगा कभी आई मीन उंगली क्योंकि मैम छोड़ोगे भी कि नहीं। हाँ जी इधर आओ, पहले लिख लो, चलो। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नॉस्ट्रिल कितने भाई, एक पेयर लिखो, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी। दूसरा पार्ट कौन सा है बच्चों, हाँ जी नेजल पैसेज,
नेजल पैसेज के पास क्या क्या है, जल्दी बताओ, पता है तुम्हें क्या क्या होता है इसके पास? हाँ जी, नेजल पैसेज में क्या क्या है? क्या है? हेयर्स और म्यूकस। ये किस लिए होते हैं? हेयर्स और म्यूकस क्यों है नेजल पैसेज के अंदर? कूड़ा इकट्ठा करने के लिए। हाँ जी, क्या करते हैं, लिख लो। लिखो, नेजल पैसेज इज लाइंड बाय हेयर्स एंड म्यूकस used to trap dust, germs and other, बस जो भी और कुछ आ रहा होगा सब चीजें ट्रैप कर लेगा। लिखो फटाफट जल्दी। बेसिकली क्या कर रहा है, अगर एक वर्ड में पूछा जाए आता है। एक दिन एक क्वेश्चन बताया था ना हाँ जी, एक क्वेश्चन मैंने एक दिन तुम्हें बताया था, क्या था? स्टमक की वॉल का क्या रोल है, ये क्वेश्चन पूछा था एक दिन, बताओ जल्दी। स्टमक की जो वॉल है उनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या करती है? वॉल वॉल क्या करती थी? करती होंगी, डोंट केयर, कर रही है हमारी ठीक काम। हाँ जी, क्या करती थी मैम? मिक्सिंग करती हैं, मेस्टे है ना, फूड को मिक्स करती हैं किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। मूवमेंट करती थी ना, क्या था वो, क्या वो पढ़ा था, पेरिस्टाल्सिस। जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उनमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से मैम जो फूड है वो किसमें मिक्स होता है? गैस्ट्रिक जूस में। तो ऐसे ही 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 बार बता दिया। एक पार्ट ये दिया होगा कि बताओ जो नेजल पैसेज है वो लाइंड होता है हेयर्स और म्यूकस से, क्या रोल है? तो ये लिख के आना है, क्या किस चीज को फिल्टर करता है? एयर को फिल्टर करने का काम है, और कुछ भी काम नहीं है, ठीक है? एयर को क्या कर रहे हैं? एयर को फिल्टर कर रहे हैं। लिख लिया? लिखो जल्दी। इसका मतलब मैम नॉस्ट्रिल एक पेयर है उससे हवा अंदर जाएगी और कोई तरीका नहीं है हवा के अंदर जाने का, ठीक है? और नेजल पैसेज जो है उसके अंदर है बहुत सारे क्या? हेयर्स और म्यूकस की मेम्ब्रेन है पूरी, जिसकी वजह से एयर जो है वो फिल्टर हो जाती है, ठीक है? एयर फिल्टर होने का मतलब है जर्म्स, डस्ट और बाकी जो भी चीजें आ रही हैं सारी की सारी वहीं ट्रैप हो जाएंगी, ठीक है? चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ जी, लैरिंग्स फेरिंग्स के बारे में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि तुम्हें पता है फेरिंग्स क्या करता है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है, लिखना है लिख लो। कभी सोचो कि मैम ने यहां से स्किप कर दिया। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हाँ जी, इसके बाद सीधे चलो ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी आता है उस 5 नंबर के सवाल में, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या है मैम? कार्टिलेज के बने हुए सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, कंप्लीट रिंग्स नहीं है, इनकम्प्लीट है, इस तरीके से। ये ट्रैकिया है, इसके ऊपर इस तरीके से है। क्या करते क्या है? इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, है ना? पता चला जी अगर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है ट्रैकिया के ऊपर और हवा निकल गई तो पूरी चिपक जाएगी ट्रैकिया, एयर का एक्सचेंज जो है वो हो जाएगा। तो यहां पर लिखो इट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूअस एयर पैसेज, वैसे ये भी लिख सकते थे। लिखो प्रिवेंट्स ये किसके घंटे बज रहे हैं? एयर का जो पैसेज है वो कॉन्टिन्यूअसली बना रहे ट्रैकिया के अंदर, इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है सपोर्ट देने के लिए। बेसिकली क्या होती है? सपोर्टिव होती है, ठीक है? सो ये भी आ जाता है उस 5 नंबर के सवाल में, ठीक है? गैस्ट्रिक वॉल के बारे में आ जाता है,
नेजल पैसेज में हेयर्स और म्यूकस क्यों है ये आ जाता है, और ये आ जाता है कि ट्रैकिया के अंदर जो है अपनी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती हैं, तो ये इसको ट्रैकिया को चिपकने से बचाती हैं, ये इसको सपोर्ट देती है इस तरीके से ताकि ट्रैकिया जो है वो एक ऑप्टिमल साइज तक उसके अंदर एयर जाती रहे, कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर एयर बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हाँ जी, लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। क्या कंपोनेंट है लंग्स, तुम्हें पता है, लिखो। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू, ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 bronchus which enters right and left lung। कॉमन सेंस है, जो राइट लंग में जाएगी वो राइट ब्रोंकस होगी और जो लेफ्ट लंग में जाएगी वो लेफ्ट ब्रोंकस होगी। ठीक है, उसके बाद लिखो फर्दर these bronchus divides into smaller and smaller tubes। डायमीटर की बात हो रही है सिर्फ, smaller and smaller tubes। क्या नाम है बच्चों, bronchioles। bronchioles फाइनली, और भी बहुत कुछ होता है बीच में बट एनसीईआरटी नहीं लिखती, तुम सीधा लिखो bronchioles फाइनली लेड इनटू किसमें, क्या बोलते हैं उनको, एल्वियोलर डक्ट या एल्वियोलर सैक लिख लो बस। बस ये लिखना है। तो लंग्स में है क्या, हाँ जी, लंग्स खुद क्या है मैम, कुछ भी नहीं है, यही तो है, बस ट्यूब ट्यूब सी पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं है। लंग, लंग को अगर तुम लॉजिकली देखो एनाटॉमिकली, अंदर से स्ट्रक्चर में क्या है, पाइप ही पाइप है। ठीक है, ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल्स हैं, फिर ये गुब्बारे से स्ट्रक्चर्स हैं, बस यही लंग है और क्या है। ठीक है, सो फाइनली अब तुमने हवा कहाँ पहुंचा दी है, अब तुमने हवा को पहुंचा दिया है एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, हवा कहाँ पहुंच गई है, एल्वियोलाई के अंदर। अब इसका काम करते हैं, इसको ब्लड में लेके जाते हैं अब, क्योंकि यहां तक का तो काम आसान था, वैसे भी कुछ किया ही नहीं है, कोई मेहनत थोड़ी ना करी है, फिजिकल प्रोसेस है। हवा को नाक के अंदर ले जाके एल्वियोलाई तक ले जाना, क्या हो गया, छूट गया। जिसको वहां से दिखता है यहाँ खाली है, यहाँ बैठ जाया करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ट्रैकिया डिवाइड होके किस में डिवाइड हुआ है, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई फाइनली छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हुई है, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स जो है फाइनली लीड करते हैं एल्वियोलर सैक के अंदर। ठीक है, चलो अब आ जाओ इधर। अब इसको करने से पहले इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बताओ हमने डिजाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या पढ़ा था, कि क्यों वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाता है। मैम उसका क्या किया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी विली होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है फॉर एब्जॉर्प्शन। और क्या किया हमने, चलो टाइम का भी हो गया, और बताओ। और एक क्या चीज थी इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही थी जो, ब्लड वेसल्स, है ना। विली जो है मैम वो कांटेक्ट में किसके, ब्लड वेसल्स के, ऐसे यहां पर है। हाँ जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कर रहे हैं मैम, ये गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, क्या नाम है इनका, हाँ जी, एक गुब्बारे को क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलस। ठीक है, एल्वियोलाई लिख लेते हैं। देखो ध्यान से सुनो मैम, यहां पर ये ऐसे मिलियंस हैं, ऐसे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स मिलियंस हैं, और मैम ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, सबके ऊपर इस तरीके से ब्लड वेसल्स चिपकी हुई हैं। ये क्या है, ये है ब्लड वेसल्स। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें पूछेगा वो कि लंग्स किस तरीके से डिजाइंड है कि वो बहुत इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाती है। तो एक तो इनके पास ये है बहुत सारे थिन वॉल्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, थिन वॉल्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, पहली इंपॉर्टेंट चीज। और बहुत सारे, एक नहीं है, इनके अंदर हवा भरेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैम ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर रिचली सप्लाइड, मैं इसको आंसर को लिखवा रही हूं, तुम यहां से बस डायग्राम बनाना, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। मैम बहुत सारी भर भर के ब्लड वेसल्स हैं, इतनी ब्लड वेसल्स है कि जितनी भी O2 आएगी उसको अंदर खींच लेंगे और बाकी बाहर फेंक देंगे।
अब मुझे ये बताओ, पिछले साल तुमने टिश्यू वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, इनकी एपिथेलियम के बारे में। हाँ जी, हु विल टेल? इनकी एपिथेलियम के बारे में एक बात पढ़ी थी कि मैम, जल्दी बताओ कौन बताएगा? ये दोनों एग्जाम्पल्स ही पढ़ाए थे वहां भी। एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स की एपिथेलियम के बारे में क्या चीज पढ़ी थी 9th क्लास में? जल्दी बोलिए फटाफट। काफी उम्मीद है मुझे तुमसे, कोई तो बताएगा। नाइन्थ करी थी ना, थोड़ा सा कुछ तो आइडिया होगा। कुछ भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, एकदम अंधेरा हो गया आंखों के सामने। हाँ जी, क्या आ रहा है कुछ? कहाँ तक पहुंचा? यहाँ तक आया? जल्दी बोलो। स्क्वामस एपिथेलियम, एग्जैक्टली। हाँ जी, ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है मैम, जो एल्वियोलाई होती है ना, ये बेचारी, इनके ऊपर बहुत एक पतली 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 सेल की लेयर होती है, बहुत ही पतली। क्या बोलते थे इसको? स्क्वामस एपिथेलियम। और स्क्वामस भी कौन सी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्या मतलब था इसका? मैम, स्क्वामा वर्ड का मतलब होता था फ्लैट। मैंने इतनी स्मार्ट बनाई नहीं है, ऐसी होती है ये, बिल्कुल फ्लैट, बहुत पतली सेल यहां पर कोटेड है इस तरीके से, ये सारी सेल है। और ब्लड वेसल्स के बारे में क्या पढ़ा था मैम? इनकी भी जो कोटिंग होती है ना बाहर वाली, सेम यही होता है। इनके ब्लड वेसल्स के बाहर भी होती है कैसी? लाइनिंग। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। एक ही बनाऊंगी, दूसरी साइड नहीं बना रही हूं। एक तो ये सबसे अच्छी बात है एल्वियोलाई की, कि एल्वियोलाई के ऊपर जो एपिथेलियम की कवरिंग है ना बच्चों, वो बहुत ही पतली है। मोटी लगा देते तो क्या दिक्कत होती मैम? बहुत मोटी लगा देते ना, जैसे हमारी स्किन है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो मैम क्या गैसेस एक्सचेंज होता है यहां से। यहां तो यह है कि इतनी पतली सी है, बाहर से ऑक्सीजन आएगी भर भर के, तो डिफ्यूजन से यहां चली जाएगी। तुम्हें पता है कि यहां पर तुम्हारी बॉडी में से भर भर के कौन सी गैस आएगी? जल्दी बताओ, कौन सी गैस भरेगी यहां पर आकर? CO2। और मैम CO2 यहां से बड़े आराम से कहां चली जाती है? यहां, और फिर यहां से मैम बाहर फेंक देते हैं। तो ये डिजाइनिंग है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे कर पा रही है लंग्स। तो लंग्स में छोटे छोटे पतली पतली दीवारों वाले कौन है? बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है, गुब्बारे जैसे, जिनके अंदर हवा भरती है, ठीक है, फूल जाते हैं, और फिर बहुत इजीली क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है? अगर ब्लड वेसल्स ना होती तो क्या गैसेस एक्सचेंज हो जाता? तब भी ना होता। तो मैम ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है। कैसे? सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंक्रीज किया है एल्वियोलाई की वजह से, और वो सारी ऑक्सीजन को मैम ट्रैप किया है किसने? सारी की सारी ब्लड वेसल्स ने। तो सेम वही पॉइंट है जो वहां पढ़ के आए हो स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां एब्जॉर्प्शन के लिए विली पड़ी थी और उनके साथ ब्लड वेसल्स थी, यहां पर भी सेम है। यहां पर क्या है? एल्वियोलाई है और उनके साथ बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। तो बस खींच लो। और यहां से कहां जाएगी ऑक्सीजन? जल्दी बताओ। हाँ जी, किसको दोगे ऑक्सीजन? सेल्स को देंगे। अभी पढ़ेंगे पूरा ट्रांसपोर्ट में कैसे जाती हैं। तो ये बनाओ डायग्राम जल्दी, और ये पता होना चाहिए, यहां भी सिंपल स्क्वामस है और यहां भी सिंपल स्क्वामस है, ब्लड वेसल्स के ऊपर भी सिंपल स्क्वामस है, और जो अपनी एल्वियोलाई है इनके ऊपर भी सिंपल स्क्वामस है। तो ये चीज इनको हेल्प कर रही है किस चीज में? आदान प्रदान ऑफ गैसेस में, नहीं तो ये ना कर पाती। जल्दी करो, डायग्राम बना लो बस, और कुछ मत लिखना। 2 पॉइंट्स हैं, बहुत क्लियर से मैं लिखवा दूंगी अपने आप। ये कौन है जो अनून और कपाल भाती बैठ के यही कर रहा है? बहुत ज्यादा हवा छोड़ रहे हो। कौन था ये हवा वाला? कोई बात नहीं, बता दो, हवा छोड़ना अच्छी बात है, लेकिन यहां नहीं। लिखो। बना लिया? हर्षिल ने बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया था। हर्षिल पीछे पलटना जरा, कॉपी। लड़के के बाल बनाए थे जहां, इससे पीछे वाला नहीं, काफी अच्छा बनाया था, दिखाना जरा। ये तो वॉरियर लग रहा है। चलो, डायग्राम बनाना है बस, और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम लेबल करना है, एल्वियोलाई लेबल करना है, बस ब्लड वेसल, और कुछ नहीं लेबल करना। अब लिखो 2 पॉइंट जल्दी, पेपर में यही लिख के आने हैं। लिखो, लिखो। एल्वियोलाई आर एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड,
alveoli are extremely thin walled, comma, balloon shaped structures, balloon shaped structures, full stop लगा के लिखो. Alveoli provide a large surface area. Alveoli provide a large surface area for exchange of gases. Alveoli provide a large surface area for the exchange of gases. For the exchange of gases. लिखो ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर, ऑक्सीजन इन द, हाँ सेकेंड बना लो, ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन इनटू द ब्लड, ऑक्सीजन in the alveolar air is taken into the blood, and CO2 from the blood is taken out into the alveoli. CO2 in the blood is taken out into the alveoli, into the alveoli. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. Alveoli are richly supplied with blood vessels. Alveoli are richly supplied with blood vessels. भर भर के ब्लड वेसल्स हैं, इतनी ब्लड वेसल्स हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन देख सकते हो भी. ठीक है, एल्वियोलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. ऐसे एक एल्वियोलाई की क्या हालत करी हुई देखो ब्लड वेसल्स ने, मतलब कहीं जगह ही नहीं छोड़ रखी. ऑक्सीजन आने की देरी है, बस एकदम खींच लेंगी ब्लड वेसल्स. ठीक है, सो ये डिजाइनिंग पे क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, तो 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं. लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है और ब्लड वेसल्स हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, विली एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है, डन, कर लोगे इतना. आओ चलो. एल्वियोलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. ठीक है, वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है. ऑक्सीजन को अंदर ले लो ब्लड में, CO2 को बाहर फेंक के मारो एल्वियोलाई में, फिर एक्सहेल कर दो. ऑक्सीजन अंदर लेते रहो, CO2 बाहर फेंकते रहो. हाँ जी, करें. चलो आ जाओ. अब उसी डायग्राम में देखेंगे, इसी में देख लो एक बार. चलो नहीं, आगे बना देती हूँ. आओ, ये एल्वियोलाई है और ये ब्लड वेसल है. ध्यान से सुनो, ऐसा क्या था इस ब्लड वेसल के अंदर कि ऑक्सीजन इजीली खींच पाए. हाँ जी बताइए जरा. ये गैसेस का आदान प्रदान एक तो मैम इसलिए हो पाया क्योंकि यहां पर बहुत पतली सी लेयर है, एपिथेलियल टिश्यू की बहुत पतली, इतनी पतली लेयर है ना, बिल्कुल पन्नी जैसी, बस सीधे अंदर सीधे बाहर, डिफ्यूजन इजीली हो रहा है. गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही है बच्चों, डिफ्यूजन से. कोई बहुत भारी भरकम प्रोसेस नहीं चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल सिंपल वाला. तुम्हें मुझे ये बताना है वो कौन सी चीज है ब्लड की, ब्लड का कौन सा, ब्लड को आज वैसे डिटेल में पढ़ना है हमने ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन इतना बेसिक ब्लड सबको आता है. ब्लड में क्या क्या होता है, एक तो मैम लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, और क्या होता है मैम, कैसी शेप होती है आरबीसी की, आरसीबी. हाँ जी, रेड ब्लड सेल्स होती है मैम डंबल शेप की. आरबीसी कौन से रंग की, कौन सी शेप की होती है, डंबल, है ना, वैसे राउंड होती है. उनका फ्रंट व्यू कैसा होता है, लास्ट ईयर पढ़ाया है मैंने ब्लड सबको कनेक्टिव टिश्यू में. फ्रंट व्यू राउंड होता है, साइड से डंबल शेप की होती है. हाँ जी, और बताओ कौन कौन सी सेल्स होती हैं मैम, और भी बहुत सारी होती हैं. कौन कौन सी, व्हाइट ब्लड सेल एक सारी एक जैसी होती है क्या, बताना जरा क्या फर्क था व्हाइट ब्लड सेल्स में. अलग अलग टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स होती थी, जो किस चीज में फर्क था व्हाइट ब्लड सेल्स में मैम, साइटोप्लाज्म में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, किसी में ग्रैन्यूल्स थे किसी में ग्रैन्यूल्स नहीं थे. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी मैम, न्यूक्लियस में बहुत फर्क था, है ना, ये बातें पड़ी थी. और कौन सी तीसरे टाइप की कौन सी सेल पढ़ते हैं बच्चे, वो सेल नहीं होती बट कहते हैं कि सेल है, प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स बेसिकली सेल के टुकड़े होते हैं, बड़ी बड़ी सेल्स को टूट के बनते हैं बोन मैरो के अंदर. अब देखो ध्यान से सुनो, अब यहां पर जो ये ऑक्सीजन है इसको बड़ा प्यार है किससे, यहां पर एक पिगमेंट होता है, सबको पता है कौन सा पिगमेंट है,
हीमोग्लोबिन, यहां जगह नहीं बची है बिल्कुल भी, ठीक है, इधर आ जाओ। इस आरबीसी के अंदर मैम एक पिगमेंट है, पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन, जिसकी बहुत गहरी दोस्ती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। एक टाइम पे 4 ऑक्सीजन ले जा सकता है। एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो एक टाइम पे 4 ऑक्सीजन को बांध सकता है। क्यों? ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों हीमोग्लोबिन का, ठीक है, तुम्हें स्ट्रक्चर में जाना ही नहीं है, लेकिन तुम्हें इसलिए बता दिया है क्योंकि एक ऑक्सीजन यहां जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहां जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहां जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहां जुड़ेगा, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मैक्सिमम जोड़ सकता है अपने साथ, कम भी जोड़ सकता है, 3 2 1, है ना। लेकिन अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब मैम जो ये ऑक्सीजन जाएगी ना, ऑक्सीजन किस में बैठ के जाएगी? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़ के जाएगी। इसका प्यार इसके साथ है। CO2 का क्या सीन है? CO2 मैम पानी में अच्छे से घुलती है, 10 बार बता दिया है मैंने। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है इन कंपैरिजन टू CO2। तो CO2 जो मैम है ना, वो यहां पर प्लाज्मा में पड़ी रहती है ज्यादातर CO2 मैम उसकी दोस्ती नहीं है हीमोग्लोबिन के साथ। तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग तो नहीं है बट है, ठीक है, इसकी दोस्ती भी है प्लाज्मा के साथ। बट तुम्हें सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है कि ऑक्सीजन जो है उसकी सबसे पहली प्यारी दोस्ती किसके साथ है? हीमोग्लोबिन के साथ। और जो हमारी CO2 है उसकी दोस्ती ज्यादा किसके साथ है? प्लाज्मा के साथ। CO2 ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है इन डिसॉल्व फॉर्म। किसमें ट्रांसपोर्ट होती है? प्लाज्मा में घुल के। ध्यान से सुन लो। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, किसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? तुमसे सीधा सवाल पूछेगा कि बताओ ह्यूमंस में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, किसकी हेल्प से रेस्पिरेशन हो पा रहा है, तो आंसर विल बी हीमोग्लोबिन। कैसा होता है? 4 कोने हैं मैम, 4 कोनों पे ना 4 ऑक्सीजन बांध लेता है मैक्सिमम। किसके साथ प्यार है इसका? हाँ जी, किसके साथ दोस्ती है? एफिनिटी फॉर व्हाट? इसकी किसके साथ दोस्ती है? ऑक्सीजन की। सवाल ये आता है कि ऑक्सीजन क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये सवाल आता है। अब तुम क्या आंसर करोगे इसका? मैम आता है बस, जाती है, लेकिन एफिनिटी है, प्यार है, दोस्ती ज्यादा है इसके साथ। CO2 छोड़ देगा, इसको पकड़ लेगा, ठीक है, लेकिन इसकी भी एक और बहन है तीसरी, उसको पकड़ लेगा, इसे छोड़ देगा, ठीक है। अब उसको नहीं, उस पर जाते हैं, ये वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन कब कहां ज्यादा है, कम है। तो तुम्हें बस ये याद रखना है कि इसकी दोस्ती ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ इन कंपैरिजन टू CO2, इसलिए ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है। लिखो इसको 2 लाइनें फटाफट। अब मैं तुम्हें 3 बहुत छोटे छोटे से टॉपिक पढ़ा रही हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। वो कहीं भी चूरन से आ जाते हैं और तुम्हारे नंबर कटवा देते हैं, तो इसलिए सारे पढ़ लो, छोटे छोटे हैं बिल्कुल। जैसे एक यही है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन। इसके बारे में 2 पंक्तियां लिखें, चलो लिखो। लिखो, इट इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट। बस 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक है यहां पे। लिखो, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द, कहां प्रेजेंट है? कहां प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल। हाँ जी, इसके नाम बताना जरा घर के। रेड ब्लड सेल के बहुत सारे नाम थे, कौन कौन से नाम है? कौन बताएगा इसे घर का नाम? 9th पढ़ी है तुमने? एरिथ्रोसाइट्स, राइट। कई बार वो ये नाम दे देगा, आरबीसी नहीं देगा, फिर क्या करोगे? रोगे तो नहीं ना, नाम याद कर लो। हाँ जी, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की करेक्ट स्पेलिंग यही है। एक HE वाली होती है, वो दूसरी इंग्लिश में यूज होती है, तुम्हारी यही है जो तुम फॉलो करोगे, HAEMO ग्लोबिन। इट इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। हाँ जी, ये क्यों क्या कर रहा है? लिखो, इट हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इट हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। बहुत ज्यादा दोस्ती है इसकी ऑक्सीजन के साथ। लिखना है, लिख लो ये भी। कितने कैरी कर सकती है? ईच हीमोग्लोबिन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, तुम पूरा लिखना। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो कैरी कर सकता है एक हीमोग्लोबिन, कम को भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडिंग ऑन वो, ठीक है। लिखो नेक्स्ट। इसका मतलब यही है, वो कौन उठा रहा है एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन को? लिख लो, हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई एंड ट्रांसपोर्ट इट टू
कहाँ, जल्दी बोलो। वेरियस बॉडी सेल्स, जहां जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत है वहीं वहीं भेज देता है, यही है। हीमोग्लोबिन ही है वो जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को। तो याद रखना है, वो पूछेगा नेम ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो नाम है हीमोग्लोबिन। कौन से रंग का है? लाल रंग का है। हाँ जी, लाल क्यों है? आरबीसी लाल क्यों है? आरबीसी लाल इसलिए है मैम, उसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। ये लाल क्यों है? वाह, जल्दी बताओ। हाँ जी, खून लाल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर है आयरन, ठीक है, आयरन है इसके अंदर। हीम है। क्यों? चाकू से कभी सेब काटी है? सेब कैसी हो जाती है? ब्राउनिश हो जाती है ना, ब्राउनिश हो जाती है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन, आयरन ऑक्सीडाइज होके ब्राउन हो जाता है, ठीक है, होती है। जैसे तुम्हारा पत्तियां हरी क्यों है? पत्ती नहीं, पत्तियां। हाँ जी, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, कॉपर नहीं, मैग्नीशियम। तो याद रखना है, तुम्हारा खून लाल क्यों है? आयरन, इसलिए आयरन रिच डाइट लिया करो, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाया करो, ठीक है। आओ इधर, डन। नेक्स्ट, एक दो लाइनें इसके बारे में दी हुई है, पूछ लेते हैं, लिख लो, ध्यान से सुनो। ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है? हाँ जी, ये हमारी प्यारी बहन CO2 कहां कहां कैसे जा रही है? हमारी नहीं है मैम, आपकी होगी। आओ जल्दी, इसकी किसके साथ दोस्ती है? हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ प्यार है इसका? प्लाज्मा के साथ। तो ये कभी भी आरबीसी में चढ़ के नहीं जाएगी, ये कहां जाएगी? प्लाज्मा में। डायग्राम मत बनाओ ना, मैं तो समझा रही हूं तुम्हें। यहां से कहां चली जाएगी? इसमें लिखो, लिखिए, CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। जहां डायग्राम बनाओ इन्हें पता नहीं क्या टैक्स आ जाता है। CO2 इज मोर soluble in water, so it is transported in dissolved form. पूछता है वो कि CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, तो क्या कहोगे? प्लाज्मा में घुल के। क्यों? क्योंकि पानी में ज्यादा सॉल्युबल है वो, ये आंसर होगा, ठीक है। तो एक एक नंबर के सवाल है, जो 5 नंबर का बड़ा सवाल बनाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है उसमें वो, जो कहीं होने कोने में एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, तो पता होने चाहिए, बस है ही क्या, छोटी छोटी चीजें। अब इनमें भी बहुत कुछ है वैसे, हायर क्लासेस में तो पूरी राम कथा है इसमें। 3 मोड है, ये प्लाज्मा में भी जाती है, ये हीमोग्लोबिन में भी जाती है, ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में भी जाती है, बहुत कुछ है, लेकिन तुम इतना ही पढ़ लो बहुत है। आओ, ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है, MCQ बहुत कॉमन है। मतलब ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो छोटे छोटे आते हैं कहीं पर, एक एक नंबर के, 2-2 नंबर के। ध्यान से सुनो। हाँ जी, अब ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, रोना मत, पहले ही बता रही हूं। इधर आओ, ये रही तुम्हारी थोरेसिक कैविटी। डायग्राम में कुछ नहीं बोलना, वो अच्छा बनाती हूं मैं। इधर आओ, थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। आओ इधर, ये क्या है तुम्हारी? ये तो हमारे अंदर है ही नहीं। ये है तुम्हारा डायफ्राम, उसको मत देखो भी, चक्कर आ जाएंगे नहीं तो। ये क्या है मैम? ये बेटा तुम्हारी थोरेसिक कैविटी की वॉल है, मतलब तुम्हारे जहां फेफड़े पड़े हुए हैं ना, ये उसकी वॉल है, और ये तुम्हारी बॉडी की दीवार से चिपकी हुई है। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी बॉडी की दीवार है। मैम बॉडी की दीवार बोले तो क्या बोलूं, चल दीवार ही लिख देती हूँ, बॉडी दीवार। अब इसका नाम लिखूं चक्कर आ जाओगे। ये तुम्हारी बॉडी वॉल है, ठीक है। इसमें ये थोरेसिक कैविटी की जो दीवार है, ये कहीं कहीं ऐसे चिपकी हुई है। तुम्हें हवा अंदर भरनी है। इंस्पिरेशन का क्या मतलब होता है विभोर? O2 को अंदर, CO2 को बाहर, वो एक्सपिरेशन है। O2 अंदर लेनी है मैम। ये बताओ कैसे लेंगे? हवा कहां से कहां चलती है? हवा किसकी चलती है, कहां से कहां? प्रेशर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैम, हाई प्रेशर से लो
भाई से लो, अब ध्यान से सुनो भाई, तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है तुम एयर अंदर ले सको। मैम दो ही ऑप्शन है यहाँ पर। क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो ये है मैम, एक ही पढ़ लो, एक ही है बस। हाँ जी मैम, अगर हम अपनी थोरासिक कैविटी का जो अंदर वाला एरिया है इसको बड़ा कर लें। हाँ जी, अगर हमने ये अंदर वाला एरिया जो है मैम इसको बढ़ा लिया। कैसे बढ़ाने के? दो तरीके हैं। ज्यादा ही बढ़ा दिया मैंने। क्या तरीका है बढ़ाने का? बढ़ाने के दो तरीके ये हैं, जो ये डायफ्राम है मैम ये नॉर्मली इस शेप का होता है, आर्च शेप। ये कौन सी शेप है? इसको डोम शेप कहते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और 2 नंबर का भी आ जाए कुछ पता नहीं। नॉर्मली डायफ्राम ऐसा होता है। नॉर्मली डायफ्राम क्या है? मसल है। जैसे जीभ एक मसल है ना, ऐसे ही ये भी एक मसल है, अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये नॉर्मली इस शेप का है। इस कमरे की ये दीवारें हैं ऊपर, तुम्हें इस कमरे को बड़ा करना है। क्यों मैम बड़ा क्यों कर रहे हैं? इसमें जो एयर है, से फॉर एग्जाम्पल 10 ml की एयर है, तुम्हें अंदर लेनी है हवा, तुम्हें इंस्पिरेशन करना है। ध्यान से सुनो, एक्सप्रेशन तो बहुत आसान है, वो तुम खुद ही लिख दोगे। 10 ml एयर इसके कमरे के अंदर भरी हुई है और तुम्हें इसे कम प्रेशर पे करना है। क्यों? ताकि मैम बाहर प्रेशर ज्यादा हो जाए ऑटोमेटिकली और अंदर प्रेशर कम हो जाए। तो तुम्हारे पास क्या तरीका है मैम? अगर हम इस कमरे का वो बढ़ा दें, चौड़ाई लंबाई सब कुछ, अगर हम इस कमरे को बड़ा कर दें तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? एयर तो उतनी ही है 10 ml। पहले वो छोटे से कमरे में थी, प्रेशर ज्यादा था, अब हमने उस कमरे की चौड़ाई लंबाई बढ़ा दी तो प्रेशर घट गया है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। क्या करते हैं? पहला तरीका तो यह है कि मैम डायफ्राम को फ्लैट कर लेते हैं। डायफ्राम ऐसा होता है, इसको फ्लैट कर लो। डायफ्राम को क्या कर दिया है? डायफ्राम इज फ्लैटेंड। फ्लैटेंड का मतलब है सीधा फ्लैट कर दिया, या फिर इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड भी लिख सकते हैं। एग्जाम में कोई भी चीज मिल जाएगी लिखी हुई। अगर हमें हवा को अंदर लेना है, इंस्पायर करना है, तो डायफ्राम जो डोम शेप का था उसको क्या कर दिया है? फ्लैट कर दिया। एक डायग्राम और बना दूंगी, वो बना लेना, चाहे अगर दिख रहा है तो इसे बना लो। हाँ जी, दूसरा तरीका देखो, ये रिब्स क्या होती है? हाँ जी, रिब्स किस खेत की मूली है? जल्दी बताओ, रिब्स क्या होती है? रिब्स क्या है? टच करो, अपनी रिब्स है, टच करो। हड्डियां है ना साइड में, है नहीं? आरुष कह रहे मेरे तो है नहीं, मैं तो ऐसे ही जिंदा हूं। हाँ जी, है ना? ये इधर, ये अपनी टच कर लो, ऐसे क्या देख रहे हो? यहाँ टच करो ये हड्डियां। हाँ हाँ, पड़ोसी मत मार देना। इन हड्डियों का काफी रोल है। देखो ये जो रिब्स है ये थोरैसिक कैविटी के बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है। जैसे ही तुम रिब्स को ऊपर करोगे ना, थोरैसिक कैविटी भी क्या करेगी? ये भी हल्की सी ऊपर को होगी। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मैम अगर हम अपनी रिब्स को रेज कर लें। रेज करने का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि मैम जब भी हमें अपने फेफड़ों में हवा भरनी है ना, हमें दो काम करने पड़ेंगे। ये जो हमारा डायफ्राम ऐसा था, इसको तो पिचका दो, ऐसे फ्लैट कर दो, कॉन्ट्रैक्ट कर दो। और जो रिब्स इस शेप की थी, रिब्स को उठा के ऊपर ले जाओ, ताकि उसके साथ साथ थोरैसिक कैविटी भी कहां चली जाए? ऊपर। और एरिया क्या हो जाए अंदर का? बड़ा हो जाए। बड़े एरिया का क्या मतलब है? हवा तो अभी भी यहां 10 ml है, यहां पर क्या क्रिएट कर दिया तुमने? लो प्रेशर। और हवा कहां से कहां भर जाएगी? अब अंदर। हाई टू लो जाती है हवा हमेशा। सो इंस्पिरेशन के लिए 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू तो आते ही आता है और वैसे ही पूछ लेते हैं। डायग्राम बना है, दूसरा बना दूं? चलो ये बना लो। थोड़ा एग्जैजरेट करके बनाया है ना, इतना बढ़ नहीं जाएगा हमसे, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए। लिखो, डायफ्राम ये नॉर्मल है। नॉर्मली क्या हो रहा है? डायफ्राम जो है वो कैसा है बच्चों? फ्लैटेंड है। ए, फ्लैटेंड कहां है? डोम शेप। ठीक है। हाँ जी, रिब्स का है। ऐसे बना रही हूं, ऐसी नहीं होंगी, क्योंकि हमने ऐसे काट रखा है फेफड़ों को यहां से खचर खचर करके, तो वो तुम्हें आगे से ऐसी दिखेंगी हड्डियां। लेकिन ऐसे बना दिया तुम्हें समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी दिखेंगी हड्डियां। तो कट जाएंगी ना जब ऐसे काटेंगे यहां से अपने आप को, तो हड्डियों के छेद नजर आएंगे तुम्हें ऐसे। लेकिन ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिब्स है। अब तुमने क्या करना है? तुमने करना है इनहेल। तुम्हें हवा अंदर लेनी है, तो क्या किया है बच्चों? ऐसे बनाओ।
रिब्स को क्या कर दिया है? रिब्स को कर दिया है मैम रेज। रिब्स आर रेज्ड, या फिर लिख लो कॉन्ट्रैक्टेड। रेज्ड इसलिए लिखवा रही हूं क्योंकि जब बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा तो यही स्टेटमेंट आएगी लिखी हुई, रिब्स आर रेज्ड। और डायफ्राम को क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टेड भी लिख सकते हैं, बट डायफ्राम इज क्या बोल रहे हैं? फ्लैटेंड, फ्लैट कर दिया ना। फ्लैटेंड को कॉन्ट्रैक्टेड भी बोल सकते हैं, बट एनसीईआरटी के ही वर्ड्स आते हैं बोर्ड्स में, इसलिए वो लिख लो। लिखो जल्दी, इसमें तो तलवार मार के ही गलती कर दी। लिख लो, डायफ्राम की स्पेलिंग तो आती है तुम्हें। इसका मतलब मैम जब भी इनहेल करना है ना, थोरैसिक कैविटी का एरिया बढ़ाना है, तो दो ऑप्शंस ये हैं, डायफ्राम को फ्लैट कर दिया, रिब्स को ऊपर उठा के ले गए। जैसे ही रिब्स ऊपर उठाएंगे साथ के साथ थोरैसिक कैविटी भी ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और अच्छी सांस आएगी। हो गया? सांस नहीं, सांस। हाँ जी, लिख लो दोनों पॉइंट्स। देखो, ड्यूरिंग इनहेलेशन और इंस्पिरेशन, डायग्राम बना के लिख लो। ड्यूरिंग इनहेलेशन और इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन और इंस्पिरेशन, air is brought into the lungs. Air is brought into the lungs. Air is brought into the lungs. Full stop. Chest cavity या फिर thoracic cavity becomes larger. Chest cavity या फिर thoracic cavity becomes larger by following ways. दो ही तरीके हैं, एमसीक्यू आएगा दोनों मिलेंगे, और 2 मार्क्स का आएगा तो वो दोनों ही पूछेगा। देख लो फटाफट, ये तो तुम्हें पता ही चल गया है। हाँ जी, क्या किया है डायफ्राम के साथ? डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है? फ्लैट किया है मैम, फ्लैट करके तो एरिया बढ़ेगा। हाँ जी, रिब्स के साथ क्या किया है मैम? रिब्स भी कॉन्ट्रैक्ट करिए, लेकिन वर्ड क्या लिखेंगे? रिब्स आर रेज्ड, तो एयर अंदर भागी चली हुई आएगी। जल्दी, अब तुम खुद बता दो, एक चीज तो तुम खुद ही बता दोगे, मेरी जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ये, बट कॉमन सेंस है, बताना जरा। अगर एक्सपिरेशन करना होगा, एक्सहेलेशन करना होगा, तो क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? उठा के ऊपर ले जाएंगे, और उनका क्या करें? जो ऊपर गई हुई है वापस ले आएंगे, कुछ नहीं करना। तो जब हम हवा को अंदर लेते हैं ना, उसमें हमारी एनर्जी खर्च होती है, जब लेकिन हवा बाहर छोड़ते हैं उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही, वो फिजिकल प्रोसेस अपने आप हो जाती है, ठीक है, बस रिलैक्स करना होता है। तो लिख लोगे एक्सपिरेशन में क्या किया है? लिख लो, शॉर्ट में लिखवा देती हूँ। डायफ्राम इज रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड का क्या मतलब है मैम? डोम शेप का कर दिया है दोबारा से। करता कौन है? वो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, बस तुम्हें तो यही 2 पार्ट याद रखने हैं। रिब्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है, बस दोनों को रिलैक्स कर दो, राम भरोसे अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ, एयर बाहर चली जाएगी। चलो, ये बात पता होनी चाहिए कि भाई कब, तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आते रहते हैं पेपर में, पता होना चाहिए। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। CO2 अक्सर ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर, क्योंकि पानी में ज़्यादा सॉलिबिलिटी है उसकी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। और मैम अगर हवा अंदर लेनी है, इनहेल करना है, तो डायफ्राम को क्या करेंगे? फ्लैट, और रिब्स को करेंगे रेज। हाँ जी, लास्ट टॉपिक रेजिडुअल वॉल्यूम, लास्ट है, कोई बात नहीं, आ जाओ। रेजिडुअल वॉल्यूम, हाँ जी, एक बार बहुत तेज कंट्रोल में हैंकी निकाल लेना, सारी हवा बाहर निकाल लो अपनी नाक से, सारे फेफड़ों की हवा बाहर निकाल दो। कोशिश करो, ऐसे क्यों देख रहे हो, सहम गए हो? हाँ जी, बाद में कर लेंगे। हैंकी ले लो, हैंकी, हाँ जी, निकालो निकालो, चलो घर जाके निकाल लेना, कभी कुछ और निकल आए। ध्यान से सुनो, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिड्यू क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज रेजिड्यू? बचा हुआ
है ना। जैसे मैम किसी चीज को जलाते हैं तो रात में जो ऐश बच जाती है, राख, कभी सोचो ऐश्वर्या राय, जो राख बच गई वो क्या है? रेजिड्यू है मैम, बचा हुआ। रेजिड्यू मीन्स बचा हुआ। अब ध्यान से सुनो, लेफ्ट ओवर, लास्ट में जो बच गया है मैम उसको रेजिड्यू कहते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम भी वही है भैया। तुम कितनी ही जबरदस्ती हवा बाहर निकालने की कोशिश करो लंग्स में से, लेकिन कुछ ना कुछ हवा फिर भी आपके फेफड़ों में रहेगी रहेगी ऑलवेज। उसे वो क्या बोलते हैं? वही है रेजिडुअल वॉल्यूम। कितनी कोशिश कर लो तुम, सारे दम लगा दो जितना है तुम्हारे अंदर, ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ एयर क्या होगी? लंग्स में रहेगी। उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। कितनी होती है? 1100 से 1200 ml। बस ये लिख लो इसकी डेफिनेशन, फिर भाग जाना, लिखो, इंपॉर्टेंट है। होती क्यों है वैसे मैम, क्या जरूरत है? कभी कभी रिलैक्स करो ना, फेफड़ों को भी कभी कभी टाइम दो कि रिलैक्स करें, बेचारे चिल करें बिना हवा के। क्या होगा? गुब्बारे का क्या होता है बिना हवा के? कैसे क्या हो जाता है? चिपक जाता है ना, तो फिर तुम भी चिपक जाओगे कहीं अगर क्या होगा? हाँ जी मैम, सारी हवा बाहर निकल जाएगी तो पिचक जाएगा बिल्कुल बेचारे में से, सारी दीवारें कैसी हो जाएंगी? कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा एल्वेओलाई का। सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? एल्वेओलाई के अंदर हवा भरी हुई होनी चाहिए। लिखो, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है बची हुई एयर। कितना ही फोर्सफुली तुम बाहर निकाल दो फिर भी कुछ ना कुछ एयर बची रहेगी। लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, रेजिडुअल वॉल्यूम लिखो, इट इज द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ एयर, it is the amount or volume of air that remains in the lungs, that remains in the lungs, that remains in the lungs even after forceful, क्या हुआ? फोर्सफुल को फोर्सिबल भी कहा जाता है, और एक्सहलेशन। कितना ही जबरदस्ती तुम हवा को बाहर छोड़ दो, कुछ ना कुछ हवा फिर भी तुम्हारे लंग्स में रहेगी। उसी को बोलते हैं क्या? रेजिडुअल वॉल्यूम। लिखो, अमाउंट कितना है? 1100 से 1200 ml है। लिखो, इट्स अमाउंट इज, भारद्वाज लिख क्यों नहीं रहे हो? ये लिखो, फिर लिख लिया? अच्छा, क्या कह रहा है? चलो भाग जाओ, ठीक है। 1100 से 1200 रूल लिख लेना।